ठीक है, याद कर लिया सबने। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ C0 बाई Ct, जहां पे K रेट कांस्टेंट है, T टाइम है, C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, Ct जो है वो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसका दिया वाला फॉर्मूला याद करो, हाफ लाइफ वाला। T हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन K, ये फॉर्मूला याद करो सब लोग। T हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन K, है ना। इसमें T हाफ हाफ लाइफ है, K जो है वो रेट कांस्टेंट है ना। Here K is nothing but rate constant। ठीक है, और T हाफ क्या बेटा, यहाँ T हाफ यहाँ पे हाफ लाइफ है। कैन वी टेक इट एज 0.7? 0.7 से आंसर थोड़ा नॉन प्रिसाइज आएगा, बट ठीक है, दैट्स ओके। बट यार बोर्ड में थोड़ा सा कैलकुलेशन क्यों, मतलब क्यों अप्रोक्सीमेशन लेगा जब तक एग्जाम में मेंशन ना हो। ठीक है, तो हम जनरली 0.6932 ही लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में इतना टफ नहीं आता। मीन लाइफ सबने देख लिया था, मीन लाइफ क्या है, 1.44 इंटू टी हाफ, है ना, ये मीन लाइफ था हमारा। ठीक है, इसमें टॉ जो है वो मीन लाइफ है और टी हाफ जो है वो हाफ लाइफ है। ठीक है, तो मीन लाइफ जो होती है वो हाफ लाइफ की 1.44 टाइम्स होती है। फिर मैंने क्या कहा था, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं ना, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ बच्चों को, है ना, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, प्रूव दैट the time required to disintegrate 90% of A into product is independent of initial concentration of A। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। तो जैसे कोई रिएक्शन लिखी मैंने, ए गिव्स यू प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें इन्होंने दे रखा है, मान लो C0 इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी। C0 था वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था टाइम इक्वल टू 0 पे, है ना। जब टाइम इक्वल टू T था तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया Ct, ये 0 था, यहाँ पे जो बनेगा वो जाएगा C0 माइनस Ct। सबको समझ में आ रहा है। इनिशियली मान लो 100 थे, जब ब्रेक हुए तो मान लेते हैं यहाँ पे 40 बचे, तो ये कितने बनेंगे, 100 माइनस 40 इज 60। ठीक है, ये क्लियर है। अब मेरे से क्या पूछा है इन्होंने, इन्होंने पूछा है कि 90% ऑफ ए जो है वो डिसइंटीग्रेट कर गया, है ना। तो मेरी तरफ देखना बच्चों सब लोग, अगर मैं C0 को 100% मान लूं, अगर मैं C0 को 100% मान लूं तो Ct कितना होगा ये बता सकते हो आप लोग। अगर मैं C0 को 100% मान लूं तो Ct कितना होगा बताइए बेटा। तुम में से को बता सकता है। Ct है बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, विद्याधर ने 90 बताया। गरुड़ आप बताओ। सर 10%। 10%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा ये स्वराज, है ना। अभिषेक तू आया क्लास में, अभिषेक सो रहा है ये। यस सर। हाँ, कितना होगा Ct, 90 होगा या 10 होगा। यार साफ साफ लिखा है ना, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है ब्रेक होना। तो अगर 90% ब्रेक कर गया, ए जो है वो 90% ब्रेक कर गया, तो कितने परसेंट बचेगा, 10%। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस, 10। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस ए इज 90% ब्रोकन या 90% डिसइंटीग्रेटेड in time t, hence Ct will be equal to 10%। Ct जो होगा वो 10% बचेगा, तो 90% ब्रेक कर गया है ना। Ct जो है वो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेफ्ट मतलब बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन।
ये क्लियर है? अब लगा दो, जो टाइम होगा, टाइम होता है 2.303 अपॉन के, है ना। अच्छा, इसमें ये दिया था, ये फर्स्ट ऑर्डर है ना। फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा तो हम नहीं लगा पाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर दे रखा था, लॉग ऑफ C0 अपॉन CT, कितना आ जाएगा ये, यहाँ से T आ जाएगा 2.303 अपॉन के, लॉग ऑफ C0 था 100%, CT था 10%, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये पता ही है हमें। लॉग 10 1 हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, T आ जाएगा हमारा 2.303 अपॉन के, है ना। ये क्वेश्चन मेंस और नीट में आते हैं, आप सोचो, है ना, सीटी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कर पाएंगे हम लोग? लिख लो सब लोग ये बात, सब बच्चे नोट करो। नोट कर लो बेटा सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो सब लोग, यहाँ पे C0 नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ C0 है। बस यही प्रूव करना था, क्योंकि K तो कांस्टेंट होता है। लिख लिया बेटा सबने? चैट पे लिख के भेजो। ओके,
एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, करते सॉल्व करते हैं इसको। इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4.16 है एक्चुअली, है ना, ये एनसीईआरटी से है। अभी स्टेट बोर्ड से क्वेश्चंस कर लेंगे थोड़े से, है ना। इसमें पूछा है रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। तो मुझे के दे रखा है, कितना दिया है, 60 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/16 वैल्यू, है ना। तो हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को सी नॉट मान लेते हैं, कोई रिएक्शन मान लेते हैं, ए गिव्स यू प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर की, है ना, ए गिव्स यू प्रोडक्ट, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर नहीं भी दिया होता तो सेकंड इनवर्स से पता लग जाता कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। सेकंड इनवर्स यूनिट किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। अब जिन बच्चों को याद नहीं आता है उनको मैं फिर से पुरानी बातें याद दिलाता हूँ कि किसी ज़माने में हमने के की यूनिट लिखी थी, है ना, जिसमें हमने nth ऑर्डर रिएक्शन लिखी थी। nth ऑर्डर रिएक्शन के बाद फिर हमने सबकी यूनिट लिखना स्टार्ट किया था। अगर आपको दिख रहा हो तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स है ना। ठीक है बेटा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर सी नॉट है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या बोला है इन्होंने कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/16 वैल्यू, है ना। तो सी टी कितना हो जाएगा, सी टी विल बी इक्वल टू सी 0.16, ये हो जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है, सी टी कितना हो गया, सी नॉट बाई 16 हो गया। और फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला था, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी 0 अपॉन सी टी। इसमें बताना क्या है, इसमें एक्चुअली टी अननोन है, टाइम बताना है मुझे कितना लगेगा, ठीक है। तो टी हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ सी 0 बाई सी टी। हमने इस टाइम को उठा के उधर भेज दिया और के को यहाँ ले आए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो, वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के 60 है, log of C0 upon CT, C0 is C0, CT is C0 by 16, 16 यहाँ पे लिख दो चाहे तो, वरना सीधे ऊपर पहुंचा दो आप, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे इसको बेटा, है ना, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log of 16, log of 16 को हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60, ये हो जाएगा log ऑफ 2 की पावर 4, ठीक है। तो हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू 4, ये जाएगा log ऑफ 2, ठीक है। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ये अगर याद हो तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 इंटू 0.3010, ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो बेटा, बताओ कितना आंसर आ रहा है, सब लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4.16 है एनसीईआरटी का, सॉल्व कर बताओ कितना आ रहा है। ये टाइम आ जाएगा, है ना, 0.046 सेकेंड्स। सब लोग सॉल्व करो। ठीक है बेटा, सही है इतना, है ना। हाँ,
हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो बताओ, डाउट क्या डाउट है? सर सर ऊपर वो हम फर्स्ट ऑर्डर में 50% पे डिसइंटीग्रेशन के टाइम निकालेंगे तो क्यों क्यों 50% लेंगे? क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है कि सीटी जो है ये वो, अगर 50% हाँ 50% नहीं डिसइंटीग्रेट सर कर ऊपर लेते। वाले 90% डिसइंटीग्रेशन। समझा नहीं। हाँ सत्यजीत है ना? कौन है? सत्यजीत यस है? सर यस सर। हाँ क्या पूछ रहा है बता, फिर से बोल। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हाँ सर ऊपर हमने प्रूफ किया उस क्या हमने प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया कि 90% को ब्रेक होने में जो टाइम लग 90% रहा है। डिसइंटीग्रेशन हाँ तो क्या करें, इसमें 50% ले लूं? 50%। हाँ तो टाइम हाँ 50% होता तब भी हमारा आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ सी नॉट आता। तो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिखाया था कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन, अब चाहे 90% हो, चाहे 50% हो, चाहे 60% हो, हर केस में एनी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, द टाइम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आ रही है ना? तो जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था मैंने, कोई भी फ्रैक्शन हो 90 के बजाय तो 50 कर ले, 60 कर ले, हर केस में आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सी नॉट आएगा। अभी क्लियर है? यस और नो? नहीं सर वो लॉग जीरो लॉग 1 जीरो हो जाएगा ना तो फिर टाइम जीरो आएगा। क्या अगर 50% रख दिया तो? अरे यार 50 हाँ कैसी बातें कर रहा है तू? अगर 50% किया है ना, इधर देखो मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे, अगर मैंने 50% सर हाँ अगर 50% होता तो उस केस में सी टी जो है वो C0/2 होता, तो log 2 आएगा ना कि log 1। समझ रहे हैं ना? 50% केस में सी टी विल बी C0/2, तो यहाँ 2 आता ना कि 1 आता। समझा है? ओके हाँ log 1 तो आ ही नहीं सकता, है ना? समझ गया। चलो और बताओ, सर, ये नोट कर लिया एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक, चलो और देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? एनसीईआरटी का ही कर लेते हैं। एक चीज देखना जरा, ठीक है? जैसे ये मैं लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट concentration of reactant at time t and number of half lives। ठीक है? तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब हुआ कि जैसे मैं बोलूं कि मेरी जो हाफ लाइफ है टी हाफ जो है वो सपोज 2 आवर है ना? अगर हाफ लाइफ 2 आवर है और मैंने कहा कि टोटल टाइम था हमारे पास से 12 आवर, तो कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी इतने में? बोलो 6 टाइम्स हो जाएंगी? ये सो नो? अगर मेरे को टी हाफ 2 आवर है और टोटल टाइम हो 12 आवर, तो बोलूंगा कि इस टाइम में 6 हाफ लाइफ्स हो गई। तो ये जो 6 टाइम्स लिखा है इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होता है? कि अगर हाफ लाइफ की वैल्यू 2 आवर्स हो, टोटल टाइम 12 आवर हो, तो बोलेंगे 2 6 12। जो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जो आ रहा है वही क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होता है। इसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं। ठीक है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हम स्मॉल एन से लिखते हैं। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? चैट में लिख के भेजो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को समझ में नहीं आ रही है?
विद्याधर महोदय, नहीं समझ में आया? अच्छा, चलो ऐसे समझो, मान लेते हैं यूरेनियम है, ठीक है, ये यूरेनियम है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2000 ईयर्स है, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि मेरे पास जो टाइम था, मेरे पास जो टोटल टाइम था मेरे पास 14,000 ईयर्स, ठीक है। मेरे पास जो टोटल टाइम था वो 14,000 ईयर्स था। तो आप बताओ कितनी हाफ लाइफ हो गई होंगी इसमें, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जो हमारा n आता है वो होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाय 2,000, दिस कम्स आउट 7. टू बी 7, है ना। 7,000. हाँ, n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है ना। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे आएगा, टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्लियर है? अभी बोलो विद्याधर, स्वराज, बाकी कोई बोलता ही नहीं है। 50 लोग बैठे हैं इस क्लास में, है ना, कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या करने क्लास में। अनुजा, आदित्य उत्तेकर, असावरी, धीरज, दिव्या, गार्गी, गीतांजलि, लवन्या, पायल, नम्रता, नेहा, प्रथमेश, सब शांत बैठे हैं। कौन मेहनत करे यार, टाइपिंग भी कौन करे। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं अपनी जो कंसंट्रेशन C0 थी, ये कंसंट्रेशन C0 से C0/2 हो गई कितने टाइम में, है ना, बोलो। इसमें जो टाइम लगा वो t½ था, ठीक है। और C0/2 से C0/2 का स्क्वायर माने C0/4 हो गए, कितना टाइम लगा, बोलो। 2 इंटू t½ क्योंकि t½ यहां लगा और t½ फिर यहां लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि C0 से C0/2 स्क्वायर हुआ तो इतने में कितना टाइम लगा, तो ये जगह 2 इंटू t½ C0/2 का स्क्वायर हुआ, ये हो गया C0/2 का क्यूब, तो इसमें फिर से t½ टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हुआ, यहाँ पे मैं टोटल टाइम लिख रहा हूँ, इस बार जो टाइम हो जाएगा वो जाएगा 3 इंटू t½ ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो अपनी फाइनल कंसंट्रेशन है वो हो गई कितनी, वो गई हमारी C0/2n, मतलब C0 से कहां पहुंच गए हम, सीधे C0/2n पे। टोटल टाइम कितना लगा होगा, एनी गैस, बोलो मेरे बच्चों। कोई नहीं बोल रहा, मतलब किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं कह रहा हूं C0 से C0/2 होने में कितना टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है t½ कैन बी रिमूव प्रोटॉन्स फ्रॉम एलिमेंट्स एटम क्यों निकालने प्रोटॉन तुझे। अच्छा, अभिषेक ने सही बताया, अभिषेक बहुत अच्छा बच्चा है, n इंटू t½ वेरी गुड। फॉर द आंसर ऑफ विद्याधर, हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं बट दे शुड बी न्यूक्लियर रिएक्शंस, सुन रहे हैं, अगर हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कराएं तो हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं ना यार। हम रेडियोएक्टिविटी में यही तो करते हैं, रेडियोएक्टिविटी में यूरेनियम को प्लूटोनियम में, प्लूटोनियम को लेड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होता है, प्रोटॉन्स निकलते हैं ना अंदर से, तभी तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो रेडियोएक्टिव रिएक्शंस में प्रोटॉन्स निकल सकते हैं, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में नहीं होते, ठीक है। विद्याधर सुन रहा है बेटा, समझ में आई मेरी बात। सो वी कैन कन्वर्ट लेड इनटू गोल्ड लेड को गोल्ड में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, उल्टा कर सकते हैं ना, गोल्ड को लेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये यार कैसी बातें करते हो आप, गोल्ड को लेड में कन्वर्ट करना है या लेड को गोल्ड में कन्वर्ट करना है ना। फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए हमने कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का रिएक्टर लगाया, है ना, फिर रोज 1 किलो गोल्ड कन्वर्ट करना है, क्या फायदा होगा, है ना। इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो थ्योरेटिकली कर तो सकते हैं, है ना, बट नहीं करता कोई भी, है ना, इकोनॉमिक्स हमारा साथ नहीं देगी, ठीक है। अब तुमने रिएक्टर लगा लिया फ्यूजन रिएक्शन कराने का और तुम एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर रहे हो, बट द कॉस्ट विल बी वेरी हाई, इतनी ज्यादा कॉस्ट होगी कि कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। जैसे H2 को पानी अगर बर्न किया जाए ऑक्सीजन के साथ, है ना, H2 इज बर्न विद ऑक्सीजन, इट गिव्स यू वाटर, इट गिव्स अस 100% प्योर वाटर,
तो पूरी दुनिया की पानी की समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए H2 और O2 कंबाइन करके, है ना। बट आप सोचो ना, हाइड्रोजन गैस ही बहुत महंगी आती, कौन बर्न करेगा और पानी बनाएगा, तो इसलिए नहीं बनाते। ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट कोई नहीं करता, है ना। इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, चलो, फैक्ट्री लगाने की तो नहीं सोच रहा है तू लेड को गोल्ड में कन्वर्ट करने की? हम्म, और इसमें भी फ्यूजन कराना पड़ेगा, फिशन से नहीं होगा, है ना। हाँ, मैं म्यूट हो गया था शायद। ओके, अब नोट कर लो बेटा सारे बच्चे, है ना। हेडिंग क्या डाली थी हमने? रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो ये कॉपी करो, फिर आगे नोट करो इसको। नोट कर लिया बेटा सबने? चैट पे लिख के भेजो। ओके, नेक्स्ट पेज देखो।
सर स्क्रीन नहीं अभी दिख रही स्क्रीन? ओके अभी दिख रही होगी, देखो स्क्रीन। अभी दिख रही होगी, नोट करो जल्दी से, है ना? ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? टफ तो नहीं लग रहा है ये, है ना? चैट पे लिख के भेजो कितने लोगों को समझ में आ रहा है। चैट पे लिख के भेजो समझ में आया या नहीं आया। हिंदी में बताना समझ आया, समझ नहीं आया, ऐसा। कोई नहीं लिख रहा, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है ये। ओके चलो, वेरी गुड। जिन्हें नहीं आया उनकी भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ भी नहीं आ रहा तो पूछो आप लोग, है ना, डाउट्स। साहिल को नहीं आया? क्या नहीं आया साहिल, तुझे बता। अनम्यूट करके बोलो। और रिलेशन समझ हाँ और रिलेशन समझ में अरे यार, हम कह रहे हैं कि अगर एन हाफ लाइफ हो जाए टाइम, तो जो सी टी होगा वो रो सी जीरो बाई टू टोटल की टाइम पावर एन हो और जाए। हाफ टाइम हाँ, तो क्या प्रॉब्लम इसमें? अगर एक हाफ लाइफ हुआ तो सी जीरो बाई टू हुआ, दो हुआ तो सी जीरो बाई टू स्क्वायर हुआ, तीन हुआ तो सी जीरो बाई टू क्यूब हुआ, एन हुआ तो सी जीरो बाई टू की पावर एन हो गया। इसमें क्या डाउट है, बता? सिंपल सी मैथ, सीरीज वाला, जैसे मैथ्स में करते हैं सर। अभी क्लियर है? नहीं समझा? समझ यस ठीक है। एक सेकेंड और। अच्छा, अभी तुम्हारा स्क्रीन गायब होगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? छोड़ो, कुछ नहीं, बंद कर देता हूँ। हाँ चलो, ठीक है, लिख लिया सबने? चलो कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस कराने से पहले एक चीज और बतानी है आपको, है ना? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करें हम लोग या नहीं, ये बताओ पहले। हमने nth ऑर्डर डिस्कस कर लिया, तो वहां सेकंड ऑर्डर भी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ डिस्कस कर लेते हैं, है ना, एक बार। फर्स्ट ऑर्डर हो गई, जीरो ऑर्डर हो गई, सेकंड ऑर्डर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो उसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, देखना। हेडिंग डालो आप लोग, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो मान लेते कोई रिएक्शन है हमारी, ए गिव्स यू प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है? जिसमें जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी नॉट था। जब टाइम जो है वो टी हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन सी टी हो गया, ये हो गया सी जीरो माइनस सी टी, ठीक है? ओके, अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब ऑर्डर टू है ना? इसका मतलब ऑर्डर जो है वो टू है। ऑर्डर क्या होता है बेटा? आशावरी तू बता, व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन लिख के भेजो चैट में। अब तुम बताओ, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन?
बोलो बेटा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन? कैसे निकालते हैं ऑर्डर हम लोग? सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रेट लॉ, वेरी गुड, सही कह रहा है। अब एक ही अगर रिएक्टेंट है तो सिंपल पावर ऑफ रिएक्टेंट हम बोल सकते हैं। तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन को सी मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। आर होता है माइनस का डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी स्क्वायर, तो माइनस का डी सी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। फिर से इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखते हैं, है ना। जब टाइम 0 था कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट थी, जब टाइम टी हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन सी टी हो गई, है ना। तो यहाँ पे रिलेशन आएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ सी जीरो से सी टी, सी टू पावर माइनस टू डी टी इज इक्वल टू के, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है और ये आ जाएगा टी माइनस जीरो इज टी, ठीक है। तो सी टू माइनस टू डी टी क्या होगा, सी टू पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये जगह सी जीरो से सी टी इज इक्वल टू के टी। माइनस साइन एक पहले से भी था यहाँ पे तो रख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे माइनस वन आएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन सी टी माइनस का वन अपॉन सी जीरो इज इक्वल टू के टी, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा टी इज इक्वल टू वन अपॉन के ब्रैकेट में वन अपॉन सी टी माइनस वन अपॉन सी जीरो। ये टाइम किसके लिए आया है, ये आया है टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप बताओ कि यहाँ पे के की यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो यूनिट ऑफ के। के हो जाएगा हमारा, इधर रेट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएगा पावर से, कितना बचेगा, ये जगह लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हमारा के का यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ के, ठीक है। लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर सारे बच्चे? कह दो कि क्लियर है, नहीं है तो बताओ। सर सी के साथ dt कैसे आया, कौन है ये विद्याधर? आज विद्याधर लग रहा है भांग की गोली खा के आ गया है। कहाँ सी के साथ dt कैसे आ गया? dc बाई dt होता है रेट रिएक्शन का, कैसन बात कर रहे हो बेटवा। r इज इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी, ये हमारे पहले लेक्चर में बताया गया था, देखो हमने किसी जमाने में पहला लेक्चर किया था। ये देखो क्या लिखा हमने, r इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस लगाया है। आर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता। अभी ध्यान आया विद्याधर? इन प्लेस ऑफ डीसी, क्या बोल रहा है ये, कुछ गलत लिखा क्या? देखते हैं क्या है। थांबा मी तुम्हाला सांगतो। नो सर, फोर्थ स्टेप, ओके ओके, 1 2 3 फोर्थ स्टेप, अच्छा हाँ वो मिस प्रिंटिंग हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, इट इज डीसी ओनली सर। डीसी डीटी कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। डीसी है, सी जीरो से सी टी लिमिट है उसकी, ठीक है। अभी सही है, नोट कर लो सारे बच्चे। हाफ लाइफ भी कर देता हूँ फिर नोट करना है ना। तो हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, फॉर हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हमें पता है कि सी टी विल बी सी जीरो बाई टू और टाइम जो हो जाएगा वो टी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टी हाफ इज इक्वल टू वन अपॉन के
सी टी हो जाएगा C0/2, तो ये हो जाएगा 2/C0 माइनस का 1/C0। तो यहाँ से जो टी हाफ आएगा वो आ जाएगा कितना, 1/K इंटू C0, ये टी हाफ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब नोट कर सकते हो आप लोग। नोट करो भी सब लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। सेकंड ऑर्डर हो गया तो फिर सर कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स बताऊंगा मैं इसके बाद, है ना। ये थोड़ा मैथ्स है, देखो तुम्हें मैथ्स से टेंशन तो लेना नहीं, तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद करना है और ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। ये नहीं भी किया तो चलेगा, इसको भी याद नहीं करना है ना, इसको तुरंत डिराइव कर लेंगे हम, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है इसमें, है ना, सेकंड ऑर्डर में।
लिख लिया सभी ने? इसमें सपोज ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाए आपसे, है ना, ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाए तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो एक बार, है ना। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन है t इज इक्वल टू 1/k ब्रैकेट में 1/ct माइनस 1/c0, ये रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें यह जाएगा के टी इज इक्वल टू 1/c0 माइनस 1/ct माइनस 1/c0, है ना, ये हो गया। ठीक, अब तुमसे ग्राफ प्लॉट करने को बोल दिया जाए, सपोज 1/ct वर्सेस t में ग्राफ प्लॉट करने को बोल दिया जाए, तो ग्राफ कैसा आएगा? और आप देख रहे हो तो ये आ रहा है, ये इसको ऐसे लिख देते हैं 1/ct इज इक्वल टू के टी प्लस का 1/c0, तो ये जगह y इज इक्वल टू सी प्लस, सॉरी y को mx प्लस सी टाइप से आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो सबको दिख रहा होगा, है ना, y को mx प्लस सी टाइप आ रहा है, स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, 1/ct वर्सेस t ग्राफ जो है, बना लो सब लोग ये ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ऑफ 1/ct वर्सेस t फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है,
बना लिया सबने? आगे बढ़े, चैट पे लिख के भेजो। ओके ठीक है, नेक्स्ट डालो बेटा, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, समझने में मजा आएगा। ठीक है, ये है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। है ना? अच्छा, ये जो कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स है, ये रिएक्टेंट्स को गैसेस कंसीडर करके बनाया गया है ना, और ये गैसेस स्टेट पे बेस्ड है। ठीक, तो बेसिकली ये जो मॉडल है वो डेवलप किया था एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था मैक्स ट्राउड्स, है ना। ठीक है, और दूसरा साइंटिस्ट था विलियम लुइस। लगभग 1916 में इसको डेवलप किया था। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, मान लो एक रिएक्शन रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, है ना। सी इज ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, और ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट तब बनेगा जब दोनों ए और बी के बीच में क्या हो, एक कोलिजन हो, है ना। कोलिजन कैसा हो? कोलिजन ऐसा कोई नहीं कि नॉर्मल कोलिजन हो रहा है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें ए और बी की जो एनर्जीज हैं वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। ए और बी के बीच में जब कोलिजन हो तो इनके बीच में जो एरिया ऑफ एक्सपोजर है, या हम इसे बोलते हैं कोलिजन डायमीटर, वो भी क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड वैल्यू से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। उससे कम होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना। तो यार देखो, ए और बी में कोलिजन होने के बहुत तरीके हैं कि आपने यहाँ बी रखा और आप ए को लाए, ऐसे टकरा दिया इससे, ठीक है, इस टाइप से कोलिजन करा दिया, है ना। एक कोलिजन हो सकता है कि यहाँ बी रखा था और ए आया बिल्कुल सामने से टकराया। ठीक है, एक तरीका ऐसा हो सकता है कि यहाँ बी रखा हुआ था और कुछ इस टाइप से कोलिजन हुआ, है ना, ये ए था और ये बी था। ठीक है, तो दोनों, ये जो तीन केसेस मैंने बनाए हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल केस दिख रहा है वो हमें ये वाला दिख रहा है। इस केस में प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि कोलिजन क्या होगा, आमने सामने होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि एज पर दिस थ्योरी, एज पर दिस थ्योरी reactants are assumed to be solid spheres. The product is formed when these spheres collide with each other with certain minimum energy, and proper orientation. ठीक है, सर्टेन मिनिमम एनर्जी उससे टकरानी चाहिए और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, एक एनर्जी डायग्राम बोलते हैं इसको, है ना, एक एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इधर मैं एनर्जी प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करेगी तो वो कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी या प्रोडक्ट की? दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। मैं एक जनरल केस ले रहा हूँ जिसमें मैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स को मान रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी जब कंबाइन करते हैं तो मुझे मिलता है सी, विच इज ए प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हो रही है, तो जब रिएक्टेंट से मान लेते हैं हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये जो सी है वो यहाँ पे है, ये हमारा प्रोडक्ट्स है और ये हमारे रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ए से बी, ए प्लस बी होके जब सी बनेगा तो ये रिएक्शन का पाथ क्या होगा, कुछ इस टाइप से होता है पाथ पे, है ना, एक मैक्सिमा टाइप का दिखता है। ठीक है, और फिर जाके सी पे मिलता है। मतलब जब ए और बी को सी में कन्वर्ट होना है तो पहले उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, एक सर्टेन मैक्सिमा तक आनी चाहिए। ठीक है, सर्टेन मैक्सिमा तक आनी चाहिए एनर्जी, फिर जाके सी में कन्वर्ट होगा। अच्छा, ए और बी की एनर्जी पहले से भी कुछ थी, मान लेते हैं ये 10 जूल थी, है ना, या मान लेते हैं ये x जूल्स के बराबर थी, है ना। ठीक है, तो
ए और बी की एनर्जी जो पहले से थी, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी इनकी। इसमें कुछ एडिशनल एनर्जी दी है ना, इसमें हमने कुछ एडिशनल एनर्जी दी है। ये जो एडिशनल एनर्जी दी है ना, ताकि हमारा जो रिएक्टेंट्स हैं वो यहां से कहां पहुंच सके, यहां तक पहुंच सके, इस एडिशनल एनर्जी को हम ईए कहते हैं। ठीक है, वेयर ईए रेफर्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों को बात समझ में आ रही है? देखो जब कोलिजन होगा, ऐसा नहीं कोलिजन जितनी एनर्जी पहले से थी उसी में कोलिजन होकर प्रोडक्ट बन जाएगा। कोलिजन होने के बाद प्रोडक्ट बनने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। इस एनर्जी बैरियर की जो हाइट होती है इस लेवल से, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्लियर है? ठीक है, तो कितनी मिनिमम एडिशनल एनर्जी हम दें कि हमारे जो रिएक्टेंट है वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, देखो एक बार, जैसे मैंने बोला कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है ना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? अगर मुझे टोटल डिस्टेंस देखनी हो तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी x प्लस ई हो जाएगी ना एनर्जी, अगर हम टोटल एनर्जी निकालें। ठीक है, तो ये जो x प्लस ई है इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ये जो ई है इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को? पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, है ना। इसको मैं 2 पेज व्यू में कर दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर सको। हेड डालो सब लोग, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। ठीक है, बात समझ में आई सबको? कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। डाउट है क्या डाउट है? सर। जो आपने अभी ग्राफ बनाया उसमें जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही थी उसके लिए वो कर्व था, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उल्टा कर्व होगा क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है उल्टा, क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन थी वो एंडोथर्मिक थी, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी दोनों केसेस में, समझ रहे हैं ना? क्लियर है भाई साहब? तो इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो ये वाली हो जाएगी, ये। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे और ये हाँ सर। हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इधर एनर्जी प्लॉट किया है, इधर ठीक है रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। सर, पर हम लोग यहाँ पे एनर्जी दे तो रहे हैं ना, तो एक्सोथर्मिक कैसे हो गया? नहीं। कहाँ एनर्जी दे रहे हैं यार? अब एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक चीज ध्यान रख, कोई भी रिएक्शन बिना हीटिंग के नहीं होती है ना, चाहे वो एंडो हो चाहे एक्सो हो। तो रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए तुम्हें थोड़ी एनर्जी स्टार्टिंग में देनी पड़ती है। बात समझ समझ में आ रही है मेरी? ओके। मैं कह रहा हूँ कोई भी हाँ रिएक्शन सर, हाँ सर। रूम टेम्परेचर पे नहीं होती इन जनरल, अनटिल अनलेस वो बहुत ही विग्रस रिएक्शन हो, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होती। तो किसी, जैसे यार कोई स्लोप है ना, मान लेते हैं कोई स्लोप है ना, ये स्लोप है। ठीक है, इस स्लोप पे तूने क्या किया, यहाँ पे एक स्लेज रख दिया, तो स्लेज अभी रेस्ट में है, क्योंकि स्लेज मान लेते थोड़ा फ्रिक्शन था यहाँ पे, स्लेज रेस्ट में था, तो इसको आगे और गिराने के लिए एक पहला जो पुश देते हैं ना, है ना, समझ रहे हैं ना, अगर ये स्लेज रेस्ट में था ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको गिराने के लिए जो पहला पुश देते हैं उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं एक तरीके से। तो पहला पुश मिल जाएगा, ये थोड़ा सा स्लाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर अपनी काइनेटिक एनर्जी से ये नीचे भागता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही कुछ एक्टिवेशन, ये अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, या एंडोथर्मिक होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिएक्शन को कराने के लिए इनिशियल पुश देता है। ठीक है, चाहे रिएक्शन एक्सो हो या एंडो हो, वी ऑलवेज नीड एक्टिवेशन एनर्जी। अभी बढ़िया पॉइंट तूने बोला, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में, है ना। ठीक है, क्या लिखूंगा नोट के फॉर्म में? वी नीड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, वी नीड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये क्लियर है?
और अगर तुम्हें थर्मो याद हो, मैंने कुछ बच्चों को थर्मो पढ़ा दिया है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये डेल्टा एच होती है। याद आ रहा है सभी को? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होता है ना, ये डेल्टा एच होता है, ये डेल्टा एच होता है। ठीक है, बनाया सबने? लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं। थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे पता से क्या पता लगता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ये पता लगता है कि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो जाएगी या नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगर कोई रिएक्शन में बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी लग रही है, इट मींस द रिएक्शन विल अकर एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, वैसी रिएक्शन को कराने के लिए हम कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से तू बोल सकता है कि किस रिएक्शन में कैटलिस्ट लगेगा और किस में नहीं लगेगा, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से डिसाइड होता है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत हाई थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगी, है ना? ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें कम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, वो लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यार टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? तुम हीट दे रहे हो ना रिएक्शन को। ठीक है, जितनी ज्यादा हीट दोगे उतना हाई टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों को हमारे? कुछ बच्चे तो टेंशन में आ गए, क्या पढ़ा रहे हैं सर आज, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। निशा और प्रगति और जो नए बच्चे आए हैं, लवन्या, समझ में आ रहा है तुम्हें? चैट में लिख के भेजो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। रिया, क्रिश्चियन, रिद्धि, ऋतुल, साहिल, साक्षी, समर्थ, सत्यजीत, स्मृति, सिद्धार्थ। चलो ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया समझ लो मैंने गंगा नहा लिया है ना। मतलब नॉर्थ इंडिया में कोई अच्छा काम करते हैं तो यही करते हैं, गंगा नहाने जाते हैं फिर, है ना? बेटी की शादी करते हैं तो गंगा नहाने जाते हैं, वैसे ही। सबने नोट कर लिया? मैं आगे बढ़ूं फिर? इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है, ये मान लो आप, है ना? मुझे सपने में कल पेपर आया तुम्हारा बोर्ड्स का, है ना? तो सपने में यही पूछा था, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में, 12th में। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा, है ना? एक बार तू बस व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, ठीक है? क्वेश्चंस ग्राफ से रिपीट करिए, ओके, नो प्रॉब्लम। सर देयर इज ए पावर कट इन माय हाउस। अच्छे दिन आ गए भाई, पावर कट हो रहा है तो, है ना? चलो देखते हैं ग्राफ में क्या डाउट है। सवरी देखो एक बार बेटा, है ना? देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा इक्विलिब्रियम की बातें याद करें। इक्विलिब्रियम मैंने खंडाला में ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो इधर मैं एनर्जी प्लॉट करता हूँ, ठीक है? और ये यहाँ पे कहीं रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है? और मान लेते हैं यहाँ कहीं प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं ये जो एनर्जी है वो सपोज 10 जूल्स है, ये एनर्जी जो है वो यहाँ पे वो 20 जूल्स है, यहाँ पे कोई एनर्जी जो है वो 35 जूल्स है, ये मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है, हमारा जो रिएक्शन हो रहा है कुछ इस टाइप से हो रहा है ना? यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है? ये जो पॉइंट था टॉप मोस्ट मैक्सिमा, ये 35 जूल को करस्पॉन्ड करता है, ठीक? तो इसमें दो चीजें होती हैं, देख, अगर मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट ले लूँ, है ना? यहाँ से यहाँ तक की हाइट ले लूँ, तो इसको हम बोलते हैं ई ए फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? ई ए फॉरवर्ड, माने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने की जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट ले लूँ, ठीक है, इस हाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं ई ए बैकवर्ड। ई ए बैकवर्ड का मतलब हुआ कि अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहे हैं तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई ए फॉरवर्ड जो है, ये मैं इक्विलिब्रियम में डिस्कस करता हूँ, इसे नहीं बताया था मैंने। ई ए फॉरवर्ड इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है? और काइनेटिक्स में हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही पढ़ते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं पढ़ते काइनेटिक्स में,
ठीक है। जो EAB है वो क्या है? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच का मतलब होता है हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो डेल्टा एच होता है वो होता है हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा ये जो डेल्टा एच होता है, इन दोनों एक्टिवेशन एनर्जीज का डिफरेंस होता है, EA फॉरवर्ड माइनस का EA बैकवर्ड, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था अपने बच्चों को कि इस डायग्राम में ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये हमारा डेल्टा एच है। समझ में आया सबको? EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड करोगे तो डेल्टा एच आएगा। इसमें EA फॉरवर्ड बड़ा है, तो आप बताओ डेल्टा एच यहाँ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? बोलो मेरे बच्चों, डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है? टेल मी। कोई नहीं बताएगा, कोई तो बता दो। नेगेटिव है। साहिल, तू तू जहां पे बैठा ना वहां से नीचे कूद जा। अभी तो नेगेटिव लिखा था तूने। अच्छा, कोई और है नेगेटिव वाला? असावरी, इसके तो 2 चार्टे लगाने पड़ेंगे मुझे। ये जब बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस माइनस करेगी तो नेगेटिव आएगा। हैं? नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? बताओ भैया। EA फॉरवर्ड बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू 20 है और EB कितना है? मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। EA फॉरवर्ड की वैल्यू आप निकालोगे तो 35 माइनस 10 इज हाउ मच? 25 है ना। 35 माइनस 10 इज 25। हद हो गई, मतलब हद हो गई। और EA बैकवर्ड कितना आ रहा है यहाँ पे? 20। 35 माइनस 20 इज 15। तो कितना आ रहा है? ये प्लस का 5 आ रहा है ना, तो पॉजिटिव होगा ना। हद हो गई, बताओ। तो ये जो मैंने केस बनाया है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन लिखी है, दिस रिएक्शन इज एक्सो और एंडो, इट इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन में हीट क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। यार आप खुद सोचो ना, बड़ी डिस्टेंस में से अगर छोटी डिस्टेंस माइनस करें तो पॉजिटिव आएगा ना यार। ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड है, नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये जो EA फॉरवर्ड है इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हम बैकवर्ड डायरेक्शन की तो बात करेंगे नहीं यहाँ पे, है ना। तो ऊपर देखो, हमने यहाँ पे बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट से मैक्सिमा तक की डिस्टेंस, रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल से मैक्सिमा तक की जो डिस्टेंस है वो EA फॉरवर्ड है ना, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। और इनकी पहले से एनर्जी x जूल थी, यहां से यहाँ की डिस्टेंस जो x प्लस E है इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अभी क्लियर है? ऐसा वरी बता, कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आया अभी? यस और नो? एक बार यार तुम लोग बुक पढ़ो, मतलब मैं सच कहता हूं, अगर बुक पढ़ी तुमने तो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज हमारे बच्चे बुक नहीं पढ़ते। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर बुक है नहीं हमारे पास, तो बुक मैंने NCERT PDF शायद इसमें तुम्हारे एक ही बैच में भेजी थी, मैं सब में भेज देता हूँ, अभी तुरंत भेज देता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं तो कम से कम NCERT PDF ही पढ़ लो, है ना। 1 मिनट थांबा। और मैं स्टेट बोर्ड की बुक डाउनलोड कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बट हुई नहीं, समहाउ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको डाउनलोड करके ही भेज दूंगा तुम बच्चों को, ठीक है। और तुम बुक पढ़ो यार, बुक से सच में बहुत चीजें क्लियर होती हैं। भेजी तो हुई है मैंने वैसे, इसमें शायद तुम्हारे बैच में भी है ना, खंडाला वाले बच्चों को। नहीं भेजी है तो मैंने अभी भेजी, तुरंत देख लेना उसको, ठीक है। डाउनलोड करना और पढ़ाई करना यार। अगर तुम बुक पढ़ के क्लास अटेंड करोगे, भले ही तुमने कुछ ना समझाओ, 0% समझ में आया हो, है ना, बट अगर तुम बुक पढ़े क्लास करोगे तो तुम्हारे अंदर डाउट पूछने की क्षमता होगी, है ना, तुम्हारे अंदर टेंडेंसी होगी कि मैं डाउट पूछूं। और अगर तुम ब्लैंक आ गए बिल्कुल बिना पढ़े हुए, तो तुम डाउट पूछ ही नहीं पाओगे मेरे से। जो मैं बोलूंगा वो तुम सही मान लोगे, है ना। तो डाउट पूछने के लिए तुम्हें बैकग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, कम से कम एक बार बुक में रीडिंग मारनी पड़ेगी। तो टर्म्स तुम्हें कुछ ध्यान में रहेंगे, कुछ फिगर्स ध्यान में रहेंगे, तो तुम पूछ पाओगे सर ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, ये नहीं बताया।
अभी क्या जो मैं पढ़ाता हूँ आप पढ़ के चले जाते हो बस कॉपी पेस्ट करके। अब ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ बट कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, ठीक है। और जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है वो सिलेक्ट हो जाते हैं सीधे, है ना, इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं या कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं साइंस में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बड़े शहरों में ऐसा होता है, बड़े शहरों में बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो ये बात मैंने बता दी बच्चों को कि डेल्टा एच जो है वो ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो ई ए फॉरवर्ड है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो ई ए बैकवर्ड है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो लिखी है वो एंडोथर्मिक है ना। ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी थी ये हमारी एक्सोथर्मिक थी, ठीक है। चलो अब मुझे दो चीजें और बतानी थी, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो हमारे जो कोलिजन्स हैं वो दो टाइप के हैं। अगर हम कोलिजन्स की बात करें तो ये कोलिजन्स टू टाइप के हैं। पहला है इफेक्टिव कोलिजन्स, दूसरा है इनइफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं, जिनमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, है ना। प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। फर्स्ट केस में प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन, सेकंड केस में प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पे कोलिजन होते हैं और मॉलिक्यूल इधर उधर भाग जाते हैं। इफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है, ए और बी दो में कोलिजन हुआ, दोनों आपस में मिले, दोनों ने कहा चलो साथ में डांस करते हैं और डांस करने लगे साथ में, ठीक है। ए बी जो है वो मिलके क्या बन गया, सी बन गया, इट इज अवर प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, ए आया, बी से बोला चलो डांस करते हैं, दोनों गए पब में डांस किया और फिर अपने अपने घर, बोले मैं अपने घर जाता हूं तुम अपने घर जाओ, ठीक है। तो ये जो है इसमें प्रोडक्ट नहीं बना, है ना, यहाँ पे नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। जब प्रोडक्ट नहीं बनता है इसे बोलते हैं हम लोग इनइफेक्टिव कोलिजन, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो इसे बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव कोलिजन, है ना। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या कंडीशन बताई मैंने, दो चीजें बताई, एक तो ओरिएंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा मैंने बताया एनर्जी एक प्रॉपर होनी चाहिए। जो एनर्जी प्रॉपर है उसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी, और जो ओरिएंटेशन है उसे हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर, ठीक है। तो मैं कुछ डेफिनेशन लिखता हूं। पहली डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं। क्या लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन, हम लिखेंगे इट इज द मिनिमम एडिशनल एनर्जी, इट इज द minimum additional energy given to the reactants so that they are converted to products after an effective collision. ठीक है, मैंने एडिशनल क्यों लिखा, क्योंकि पहले से एनर्जी जीरो नहीं थी, है ना। हमारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी पहले से जीरो नहीं थी, है ना। जैसे इस वाले केस में ही देख लो, ये जो पहले से एनर्जी है ये पहले से प्रेजेंट थी, इसको मैंने वहां पे एक्स लिखा था, ठीक है। एक्स जो है वो रिएक्टेंट्स की इनिशियल एनर्जी है, तो पहले से एनर्जी जीरो नहीं थी। एक्स प्लस ई एफ जो होगा, एक्स प्लस ई ए फॉरवर्ड जो होगा, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
तो मैंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एडिशनल एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट्स सो दैट दे आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स आफ्टर एन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, आर्हीनियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं एज पर आर्हीनियस इक्वेशन, मैंने ये इक्वेशन अपने बच्चों को पहले ही बताई है इक्विलिब्रियम में, है ना। तो के जो होता है वो होता है ए ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। ठीक है, के जो होता है वो ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, इसे हम आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो के है वो क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो बेसिकली अगर यहाँ पे फॉरवर्ड लिखूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड लिखूंगा तो यहाँ पे भी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर यहाँ बैकवर्ड लिखूंगा तो यहाँ पे भी बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो के जो है वो रेट कांस्टेंट है, ए जो है इसे हम बोलते हैं आर्हीनियस कांस्टेंट, या इसी को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन है। ठीक है, टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन है। आर क्या है, व्हाट इज आर, आर इज एक्चुअली गैस कांस्टेंट, मैंने कहा ये गैस लॉस से आया है ना, जो कोलिजन थ्योरी है, तो आर जो है वो गैस कांस्टेंट है। आर के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर हम 8.314 लेंगे जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अगर लीटर एटीएम में ले ली हो तो 0.0821 ले लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। अब ये नोट कर लो सारे बच्चे, ये नोट क्यों करोगे, मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा ही थोड़ी देर में, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है, 20-25 मिनट बचे हैं, पढ़ डालते हैं। तो ये बात समझ में आ गई बेटा सबको, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, चैट पे लिख के भेजो, समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूंगा अपने बच्चों को, प्लीज सेंड करो। अच्छा, साहिल की डांट तो फालतू में पड़ गई, नेगेटिव तो असावरी ने बताया था, सॉरी शक्तिमान, दो लोगों को समझ में आया बस। तुम अगर ऐसे बिहेव करोगे तो मैं सही में बनारस ले जाऊंगा, वहीं गंगा किनारे बैठ के ना तपस्या करूंगा बैठ के। आई नीड मोर, यस। नहीं भी आया तो नो लिख के भेजो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं नाम लेके पूछू क्या, नेहा को समझ में नहीं आया, क्या डाउट है बता नेहा मुझे, मैं तुझे अनम्यूट कर रहा हूं, बता क्या डाउट है ना, यार समझ में आना चाहिए मतलब, है ना। हाँ बोलो नेहा, क्या डाउट है, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में नहीं आया क्या है। हाँ। अच्छा, सिंबल क्या एक्टिवेशन एनर्जी का, कैसे लिखते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई से लिखते हैं। ठीक है, देखो इस पर ये फिगर दिख रहा है ना तुझे, देखो, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो पहले से एनर्जी हमारे पास ए और बी की 5 जूल थी, है ना, मैं एनर्जी अलग अलग नहीं, मैं एक साथ बात कर रहा हूं, ए और बी की एनर्जी 5 जूल थी सपोज, ठीक है, और मुझे पता है कि ए और बी को अगर सी तक आना है तो उन्हें ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, ये एनर्जी बैरियर मान लेते हैं 40 जूल्स का है, तो कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी ए और बी को, बता, 40 करने के लिए और कितनी एनर्जी दें हम, बोलो, अगर ए और बी की एनर्जी 5 जूल्स है और मुझे ये 40 करनी है तो कितनी और एनर्जी देनी पड़ेगी, 5 एनर्जी। नहीं नहीं, तो क्वेश्चन नहीं समझ रही मेरा, A and B are having 5 joule energy. How much extra energy should I give so that total energy becomes 40 joule? 35 देंगे, ठीक है, अगर तूने 35 दिया, 35 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 जूल हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ई होगा उसके इसमें 35 हो जाएगा। 35 दिया मैंने और 5 पहले से था, है ना। ये हाइट जो थी वो 5 जूल्स थी, तो 5 और 35 मिलकर कितना हो गया, 40 हो गए। अब क्या होगा, हमारा ए और बी जो होगा वो यहां से सी तक पहुंच जाएगा। तुम ये समझ लो कि अगर मुझे यहाँ खंडाला से और मुंबई जाना है तो मुझे बीच में पूना क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूना है, ये हमारा खंडाला है, खंडाला पार गांव है, ठीक है। और ये है मुंबई। तो मुंबई जाने के लिए जो हाईवे है उसमें पूना तो आता ही है। अच्छा, पूना जाने के लिए मुझे 35 जूल एनर्जी और खर्च करनी पड़ेगी। तो ये जो 35 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है यही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्लियर है ना। हाँ। किसी भी रिएक्शन का जो पाथ फिक्स है, वो पाथ होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो पाथ जो है वो, अगर खंडाला से मुंबई जाना है तो भाई पूना होके ही जाना पड़ेगा। और पूना तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 35 जूल्स। तो ये जो 35 जूल एनर्जी चाहिए खंडाला से पुणे जाने के लिए, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अभी क्लियर है ना। हाँ। ठीक है, और कोई डाउट है बताओ बाकी लोगों को। ठीक है, चलो नीचे देखो। नेक्स्ट हेडिंग है वो है बेटा कोलिजन डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कोलिजन डायमीटर। ये कोलिजन डायमीटर से पहले हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, है ना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम z से लिखते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture। ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकेंड में 1 ml वॉल्यूम में जो कोलिजन्स होंगे उसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। जितनी तेज कोलिजन्स हो रहे होंगे, जितना ज्यादा कोलिजन्स हो रहे होंगे उतना ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है ना सभी को। ठीक है, चलो एक चीज और देखो। एक एक चीज मुझे बतानी थी, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, है ना। तो रेट कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। सबको ये पता है कि अभी हमने अरेंजमेंट इक्वेशन से लिखा था k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। सबको पता है, यस और नो। तो अगर मैं आपसे बोलूं टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई बता सकता है। इफ टी इंक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन टू के। तुम्हें सोच के बताओ कोई, विदादर तुम बताओ। इफ टी इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू के। बोलो बेटा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो के पे क्या फर्क पड़ेगा। इंक्रीज इंक्रीजेस ऑफ एंडोथर्मिक, डिक्रीज के इंक्रीजेस।
चलो देख लेते हैं, है ना, के पे क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं। मुझे पता है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। मैं लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग में भी बेस ई वाला ले रहा हूँ, तो एल एन लिख रहा हूँ मैं, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, है ना, प्लस का एल एन ऑफ ई टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, पावर पहले आ जाएगी तो ये जाएगा माइनस का ई ए बाई आर टी, और एल एन ई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। हमें पता है एल एन ई जो होता है वो वन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आया। अब देखो अगर मैं टी बढ़ाऊं, देखो ए पॉजिटिव है, हमेशा ध्यान रखना, ए जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये पॉजिटिव होता है, तो ये तो टर्म पूरा पूरा पॉजिटिव है। अगर मैं टी इंक्रीज करता हूं तो व्हाट विल हैपन, अगर टी इंक्रीज किया, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ई ए बाई आर टी क्या होगा, ई ए बाई आर टी डिक्रीज करेगा, है ना। ये वाला टर्म छोटा हो रहा है, मतलब एल एन के की वैल्यू क्या होगी उस केस में, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो माइनस हो रहा है वो चीज क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर ये चीज कम हो रही है ना, अगर हमारी ये चीज कम हो रही है तो ये बढ़ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज के इंक्रीजेस। ठीक है, अब किसी ने वहां पे लिखा था कि एक्सो या एंडो, एक्सो और एंडो वाला फर्क जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है, यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ए हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इफ टी इंक्रीजेस दिस इंप्लाइज के इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इफ टी इंक्रीजेस दिस इंप्लाइज के ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसा बोलते हैं इफ टी इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सी कॉमा के ऑलमोस्ट डबल्स, हम बोल सकते हैं जो के हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, के ऑलमोस्ट डबल्स। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, ये दोनों बातें हम याद रखेंगे नोट के फॉर्म में। ठीक है, कि जो टी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, जहां पे टी टेम्परेचर है, के जो है वो रेट कांस्टेंट है। ठीक है, एक चीज और लिख लेते हैं हम लोग, है ना, इफ K1 is rate constant at T1 temperature, केल्विन में, ठीक है, एंड K2 is rate constant at T2 temperature, ये भी केल्विन में है, तो हम यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं K1 is equal to A e to power माइनस का E A अपॉन आर T1। ठीक है, कोई सेम रिएक्शन के लिखे हैं, है ना, हम रिएक्शन सेम ले रहे हैं, रिएक्शन चेंज नहीं किया हमने, रिएक्शन A गिव्स यू P, ये रिएक्शन है, तो K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा A डी टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। हम माने एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हुई ड्यूरिंग दिस टेम्परेचर रेंज, है ना, जब टेम्परेचर T1 से T2 हुआ तो ई ए में चेंज नहीं हुआ, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अज्यूमिंग ई ए डज नॉट चेंज व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, K2 अपॉन K1 क्या आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी टू डिवाइडेड बाई ई टू पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी वन, ये आ जाएगा, तो जाएगा के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई टू पावर, ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, माइनस का ई ए अपॉन आर टी टू प्लस का ई ए अपॉन आर टी वन, है ना। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड में, तो एल एन ऑफ के टू बाई के वन, यहाँ पे फिर से एल एन हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये पावर पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर ब्रैकेट में वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ये रिलेशन आया। एल एन को मैं लॉग देता हूं, तो यहाँ पे आएगा 2.303, लॉग बेस 10 हो गया, ये हो जाएगा के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर ब्रैकेट में वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट में वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन क्या बताती है हमें? ये क्वेश्चन हमें बताती है वेरिएशन ऑफ के विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये जो रिएक्शन है वो हमें बताती है वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर। ठीक है बेटा, याद रहेगा। ऐसा सेम इक्वेशन मैंने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, log k2 by k1 इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, है ना? याद है किसी को? इसको हम वांट ऑफ इक्वेशन बोलते थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखी है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखी है। ठीक है, इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसको। याद रहेगा सभी को? यस और नो? सर शायद से ई और आर के टर्म्स नहीं रहने चाहिए ना, क्यों नहीं रहने तो चाहिए? कैंसिल हो सकते हैं ना, कैसे तो कैंसिल कैंसिल होंगे? हो सकते हैं ना कैसे कैंसिल हो जाएंगे? अरे मेरे सर। बेटे, अगर हम लोग सबको अलग अलग कर दे कैसे करेगा? ट्राई सर, करना। m बाय n का लॉ लगाए ना यहाँ पे, तो m और n को अलग अलग करके। तो घर पे ट्राई करना और फिर मुझे फोटो खींच के भेजना। ठीक है, अगर हो जाए तो, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, घर पे ट्राई करना, मैथ्स लिख के भेजना, मैं बताऊं क्या गलती की तुमने। ठीक है, चलेगा? ये सब बच्चे भाग गए यार, दो तीन लोग, दो तीन लोग हाँ गायब सर। हो गए। कौन कौन भागा? इनके नाम नोट कर लेता हूं मैं। अब अभी तो ये चल रहा है ना, बिजली नहीं है सर, ये है वो है, चलो कोई बात नहीं। इतना ठीक है ना, सभी को क्लियर है? एक लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, ग्राफ वो देख लो एक बार, है ना? हमारा जो ग्राफ है, तो मुझे पता है एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस का ई अपॉन आर टी, ये रिलेशन निकाला था हमने। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक है, अगर ग्राफ प्लॉट करना हो मुझे, अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो, तो ग्राफ में आई विल प्लॉट वाई एक्सिस पे एल एन के प्लॉट किया है, और एक्स एक्सिस पे मैंने 1/t प्लॉट किया है। ठीक है, यहाँ पे 1/t प्लॉट किया है। तो एक बार देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा। अगर मैं इसको y मान लूँ, ठीक है, इस चीज को y मान लेता हूँ, और ये 1/t को क्या मान लेता हूँ मैं? 1/t को मान लेता हूँ x। ग्राफ हमारा बनेगा y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स जैसा। ठीक है, x जो है वो 1/t है, ठीक है, y जो है वो ln k है, ठीक है, m क्या है? m माने स्लोप है, जो स्लोप है दैट इज m, दैट इज इक्वल टू माइनस का ई बाई आर। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? एक ऐसा ग्राफ जिसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एल तो पॉजिटिव है ना? एल किसके बराबर है? ये इंटरसेप्ट है c, दैट इज इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कम से कम 20 बार आया ये ग्राफ, है ना? जेई में ही पूछता है और नीट में भी। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा एल एन के वर्सेज 1/t कर्व। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एल एन ऑफ के वर्सेज 1/t कर्व। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो बेटा मैं सोच रहा था आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना? अगली हेडिंग डालो कोलिजन डायमीटर, है ना? एक जो लास्ट चीज है वो है कोलिजन डायमीटर, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कोलिजन डायमीटर, तो यही कोलिजन थ्योरी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क जो मैंने आज पढ़ाया वही पढ़ना है ना, क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में खुद कराऊंगा। ठीक है, होमवर्क नहीं है आज का कुछ। ओके, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना? थैंक यू वेरी मच।